गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के ऊपर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। ये होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी by acquiring all or majority of its shares, carrying voting right on controlling the composition of its board of directors। तो यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी कौन हो सकती है? नॉर्मल सी बात है कि जो वोटिंग राइट्स के शेयर होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कि एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के 51% या इससे ज़्यादा शेयर्स को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो वो उस कंपनी की क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो कंपनी ले लेते हैं, ए और बी। ए कंपनी क्या कर रही है? बी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, 51% इक्विटी शेयर खरीद लिए जिनको वोटिंग राइट था, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर जिनको राइट है। तो ए कंपनी ने 51% शेयर्स को क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है। तो उस केस में ए कंपनी हमारी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। जो दूसरी कंपनी है बी, जिसके शेयर्स हमारे द्वारा खरीदे गए हैं, उस बी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए कंपनी। उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेती है तो वो जो जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं वो कंपनी बंद नहीं होती। वो अपन कंपनी क्या है, कॉन्टिन्यूसली अपना बिजनेस क्या रहेगी? गोइंग ऑन करती रहेगी। उसके लिक्विडेशन ऐसा नहीं होगा कि शेयर्स एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए तो उस केस में वो कंपनी जो जिस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं वो कंपनी कंटिन्यू रहेगी, उसके बिजनेस के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन कुछ एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज है उसके ऊपर हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 उसके ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडरी। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन सी कंपनी, जो कंपनी कंट्रोल की जा रही है दूसरी कंपनी के द्वारा। एक कंपनी जिस कंपनी के शेयर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी हमने लिया था। बी कंपनी के शेयर ए ने खरीद लिए तो यहाँ पे बी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। बी कंपनी के शेयर ए ने खरीद लिए हैं 51% या इससे ज्यादा, तो उस केस में हमारी जो बी कंपनी है वो क्या बोल लेंगे हम उसको? सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट क्या होएगा? A parent is an enterprise that has one or more subsidiaries। पेरेंट कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा था ए कंपनी थी, ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ए ने क्या कर लिया? बी कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट। तो ए कंपनी जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के खरीदेगी, एक कंपनी से ज्यादा के भी शेयर ए कंपनी खरीद सकती है। देन उसके बाद एक ग्रुप। ग्रुप क्या बोलेंगे कि होल्डिंग कंपनी और सारी की सारी जो सब्सिडरीज कंपनी है उसको, उन सभी को यदि हम मिला देंगे, सभी को एक ही फॉर्म में यदि हमने बोलना हो, पेरेंट होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को बोलना हो, तो उसका हम क्या नाम लेंगे? एक ग्रुप। उसको हम क्या बोल देंगे? एक ग्रुप बोल देंगे। देन उसके बाद कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम एक कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपनी है। ऐसे कौन से तरीके हैं कि ए कंपनी बी कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले? तो उसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। तो इन्होंने क्या बोला है? बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो नॉर्मली मेन डिसीजन लिए जाते हैं कंपनीज के, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर यदि कोई कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, फॉर एग्जांपल ए एंड
बी है, तो ए कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है, उनकी कंपोजिशन को कंट्रोल में ले लेती है। उसके पास ये राइट आ जाता है कि ये कंपनी बी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको चेंज कर सकती है या अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकती है, अपनी इच्छा से उनको रिमूव कर सकती है। तो उस केस में वो क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। बट इसमें कुछ एक कंडीशन दी हुई है कि यदि एक फिड्यूशरी के केस में या एक ट्रस्टी के केस में, फॉर एग्जांपल कि ए और बी कंपनी थी, तो बी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो नियंत्रण करने का अधिकार ए कंपनी को दे दिया, किसके तौर पे, विश्वास आश्रित होने के नाते, विश्वास आश्रित होने के नाते, या इन द कैपेसिटी ट्रस्टी और बाय द डिवेंचर हेल्ड बाय इट, मींस एक ट्रस्टी होने के नाते या विश्वास आश्रित होने के नाते उसको ऐसा अधिकार मिला है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी नहीं मिलेंगे। दूसरा केस क्या है कि यदि कंपनी ने क्या कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है और उसकी सिक्योरिटी में शेयर्स को रखा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया और अपने 60% जो इक्विटी शेयर्स थे उस बैंक को दे दिए, तो वो बैंक के पास 51 या इससे ज्यादा परसेंट शेयर आ गए, बट वो उसका होल्डिंग कंपनी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, वो लोन के बदले में दिए हैं, न कि डायरेक्ट कंसीडरेशन में हमने उसको दिए हैं। हमारा जो सेकंड वन पॉइंट है, बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर इन अनदर कंपनी, ये अभी हमने पढ़ा कि 50% से ज्यादा के शेयर्स, नॉर्मली 51 या इससे ज्यादा हम यदि शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के खरीद लेते हैं तो हम क्या कर लेंगे, उस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेंगे, उस कंपनी को हम, उस कंपनी के ऊपर हम होल्ड बना लेंगे। लास्ट वन पॉइंट इज by controlling a holding company which control another subsidiary or subsidiaries, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, by controlling a holding company, by controlling a holding company which control another subsidiary or subsidiaries, कि एक ऐसी कंपनी को हम कंट्रोल कर लेते हैं जिसने अपनी और होल्ड सब्सिडरी कंपनी बनाई हुई है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी कंपनी है हमारे पास, ए बी और सी कंपनी है। बी कंपनी ने सी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ए बी और सी तीन कंपनी है। ए कंपनी ने, ए बी और सी तीन कंपनी है, बी कंपनी ने सी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पे बी कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है किसकी, सी की। सी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है बी की। अब बात करते हैं ए की हम, यदि ए कंपनी बी कंपनी के 51% या इससे ज्यादा शेयर खरीद लेती है तो बी, तो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई है किसकी, बी कंपनी की। तो ए कंपनी जो होल्डिंग कंपनी बनी है बी कंपनी की, वो होल्डिंग कंपनी सी कंपनी की भी बन जाएगी, इनडायरेक्टली वो दूसरी कंपनी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। अब उसके अंडर में, ए कंपनी के अंडर में अब सिर्फ बी नहीं आएगी, बी की जो सब्सिडरी कंपनी है सी, वो भी उसके अंडर में आ जाएगी। तो ये थे तीन मेथड्स जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज, नाम से ही पता चल रहा है होली ओन्स। होली ओन्स का मतलब क्या है कि ए और बी दो कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी के सारे शेयर्स को खरीद लिया है, 100% शेयर्स, जो वोटिंग राइट्स रखता था, इक्विटी शेयर्स थे जो उसके, उन सभी को खरीद लिया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज हम उसको बोलेंगे। देन उसके बाद पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब क्या है कि हमने, ए कंपनी ने बी कंपनी के सारे शेयर नहीं खरीदे हैं, 60% शेयर खरीदे हैं, 70% शेयर खरीदे हैं, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए कंपनी ने बी कंपनी के 70% शेयर्स को क्या कर लिया है, खरीद लिया है। जो बाकी 30% रिमेनिंग शेयर्स जो बच गए हैं, उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं,
माइनॉरिटी शेयर होल्डर या माइनॉरिटी आउटसाइडर हम बोलते हैं। तो जब हम कंपनी की बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो उस केस में हम उनको जो नाम देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम हम दे देते हैं। होल्डिंग कंपनी की कुछ एक एडवांटेज हैं। इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल, सबसे आसान तरीका है किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का। 51% या उससे ज्यादा शेयर हम खरीद लेते हैं तो दूसरी कंपनी को आसानी से हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। कंट्रोल में कैसा आता है? 51% वोटिंग राइट है। जो भी डिसीजन होता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड्स ऑफ मीटिंग में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वोटिंग राइट्स की मेजोरिटी से लिया जाता है। मेजोरिटी हमारे पास है तो हम अपनी मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन वहां से दिलवा सकते हैं, कोई भी कंट्रोल वहां से हम कर सकते हैं। सेकेंड वन पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट गुडविल। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आसानी से दूसरी को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे सेपरेट गुडविल बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके मीनिंग में कि हमने किसी कंपनी के 51% शेयर्स को खरीद लिया, वो कंपनी रन करती रहेगी। वो कंपनी क्या करती रहेगी? रन करती रहेगी। यहाँ पे हमारी जो ए कंपनी होगी, एक तरीके से हमारा बी कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर माना जाएगा। वो उसको क्या माना जाएगा? शेयर होल्डर माना जाएगा। बी का बिजनेस अलग रहेगा, फिर ए का बिजनेस अलग रहेगा। इन दोनों की गुडविल को हम अलग अलग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट ऑफ सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। अब हमने बताया था कि सेपरेट अकाउंट ये रख सकते हैं, सेपरेट इनका बिजनेस अलग से चलता रहेगा। उन सब की फाइनेंशियल पोजीशन सब्सिडरी कंपनी की और होल्डिंग कंपनी की, और उन कंपनी का प्रॉफिट भी हम अलग अलग से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अवेलिंग इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स की जो रिबेट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में जो लॉसेस हुआ है नेक्स्ट ईयर में, हम उनको क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। उन दोनों को अलग अलग से कर सकते हैं। उन दोनों का जब प्रॉफिट ही अलग निकाल रहे हैं तो वहां पे इनकम टैक्स के जो बेनिफिट हैं वो भी हम अलग ले सकते हैं। इजी टू गेट रीड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम उस कंपनी, हमें ये लग रहा है कि जिसके हमने 51% शेयर जिस कंपनी के ऊपर हमने कंट्रोल किया था वो बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं है, तो उस केस में हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। मीन छोड़ेंगे कैसे? जो हमने 51% शेयर्स को क्या किया था, परचेज किया था, हम उनको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो वहां आसानी से हम उस कंपनी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इजी टू वाइंड अप द सब्सिडरी। तो अब एक सब्सिडरी कंपनी को बंद करना भी आसान है। आसान कैसे? कि यदि वो कंटिन्यूस लॉस में लगातार चल रही है तो हमारी जो होल्डिंग कंपनी है हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो कंपनी लगातार लॉसेज में जा रही है अलग से हम उसको क्या कर सकते हैं? वाइंड अप कर सकते हैं। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, दो कंपनी है साथ में बिजनेस ए और बी, वहां से हमें पता चल सकता है कि किस कंपनी की जो एफिशिएंसी है अच्छी है, कौन कौन सी कंपनी मैनेजमेंट अपना अच्छा कर रही है। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारी जो कंपिटिटिव कंपनी थी बी, ए और बी दो कंपनी है, तो हमारा कंपटीशन कर रही थी बी कंपनी। हमने बी कंपनी के ऊपर ही अपना कंट्रोल कर लिया उसके 51% इक्विटी शेयर्स को परचेज करके। तो उस केस में क्या होगा? अब हम ए कंपनी ऐसे डिसीजन लेने से रोक देगी बी कंपनी को जो ए कंपनी के लिए बेनिफिशियल ना हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा होल्डिंग कंपनी के लिए। बेनिफिट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज हैं उसके बेनिफिट ले सकती हैं। टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं कंपनीज अपने शेयर्स कर सकती हैं यहाँ पे। बहुत सारे अदर एडवांटेज दिए हुए हैं। स्मूथली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज वेन एवर नीडेड, गेटिंग ऑन एश्योर्ड मार्केट, smooth supply of raw material, increase in goodwill and credit worthiness of both the companies। अलग 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 रहेगा। देन इसके कुछ एक डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला, फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी एक्टिविटी काफी हद तक प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए अपनी सब्सिडरी कंपनी का नुकसान कर सकती है।
क्यों कर सकती है? उसके पास 51% शेयर है, 49% तो किसी और के पास है। तो वो क्या करेगी? जो उसका फुली फ्लेज ए कंपनी है, जो अपने बेनिफिट के लिए उनका मिसयूज कर सकती है। जो मान के चलो रॉ मटेरियल ए कंपनी ने बी कंपनी से परचेज करना है, तो वो रॉ मटेरियल अपनी वोटिंग राइट्स को ज्यादा यूज करके वो क्या कर सकती है? सस्ते में खरीद सकती है, जिससे सब्सिडरी कंपनी को लॉस होगा, और जो उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर बचे हुए हैं उनको काफी लॉस हो सकता है। फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, मान के चलो 70% शेयर खरीदे जा चुके हैं, जो 30% शेयर होल्डर रह गए उनके तो, उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है ना, कोई डिसीजन लेने की। डिसीजन कौन ले रही है? कोई दूसरी कंपनी उसके डिसीजन ले रही है। तो यहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं उनके हितों का शोषण यहाँ पे होने की संभावना है। फोर्स्ड अपॉइंट ऑफ डायरेक्टर मींस यहाँ पे ए कंपनी ने बी कंपनी के 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो किसी भी डायरेक्टर को क्या कर सकती है? होल्डिंग कंपनी अपनी इच्छा से अपॉइंट कर सकती है, किसी को हटा सकती है, उनका रेमुनरेशन फिक्स कर सकती है। तो ये रेमुनरेशन हाई फिक्स कर दे, है ना। एक डायरेक्टर लगाया गया बी कंपनी में, ए कंपनी ने वो लगाया क्योंकि वोटिंग राइट उनके पास था। उस डायरेक्टर को डबल सैलरी दी गई और उसके बदले में उस डायरेक्टर से ए कंपनी का भी काम लिया गया। तो इससे लॉस किसका हुआ? सब्सिडरी कंपनी का लॉस हुआ, उसके प्रॉफिट वहां से कम हुए। डिफिकल्टी इन एसर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो शेयर होल्डर होते हैं होल्डिंग कंपनी के, वो अवेयर नहीं होते कि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन सब्सिडरी कंपनी की, जहां पे उनके शेयर्स जो प्रॉफिट हुआ था, जो जो दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं, जो दूसरी कंपनी के क्रेडिटर हैं, आउटसाइडर शेयर होल्डर हैं, उनको कुछ भी अवेयर नहीं होता, उनको कुछ भी पता नहीं होता। ये भी थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। फियर ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है जी, सी कंपनी के रिसोर्सिस का ए कंपनी अपने बेनिफिट के लिए मिसयूज कर सकती है जी। डिफिकल्टी इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री है ए कंपनी बी कंपनी से या इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है, ए कंपनी का माल बी में जा रहा है, बी का माल ए में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन से अमाउंट के ऊपर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वो कर रही है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। यहाँ पे डिफिकल्टी की संभावना काफी होती है। स्पेकुलेशन इन शेयर्स, स्पेकुलेशन इन शेयर्स, तो यहाँ पे क्या हो सकता है जी? सट्टाबाजारी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व इंटर कंपनी सेल्स, डायरेक्टर में स्पेकुलेट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर को ही पता होता है 51% राइट एक होल्डिंग कंपनी के पास आ जाने के बाद उनको पता होता है कि कंपनी के रिजर्व कितने हैं, वो सीक्रेट रिजर्व बना के रख सकते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पता भी नहीं चलता। तो इस केस में क्या हो सकता है? सीक्रेट रिजर्व बना के जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी होती है, और यदि वो सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी उनके शेयर्स की प्राइस के साथ खेल सकती है। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, ये मैंने अभी बताया था, सीक्रेट रिजर्व बना सकती है डायरेक्टर फ्रॉड ऑब्जेक्टिव को लेके, यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उनको लॉस वो पहुंचा सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या होती है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड बाय पेरेंट फॉर ए ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये क्या कहना चाह रही है कि ये जो किसके द्वारा? होल्डिंग कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। तो इस स्टेटमेंट में क्या दर्शाया जाता है? जो होल्डिंग कंपनी है उसके सारे रिसोर्सिस, और जो कंपनी दो या तीन, एक दो तीन जितनी भी सब्सिडरी कंपनी उसने कंट्रोल में है, उन सभी की फाइनेंशियल पोजीशन इसके अंदर दिखाई जाती है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर होल्डिंग कंपनी और उससे रिलेटेड सब्सिडरी कंपनी का डाटा हम यहाँ पे देते हैं। These statements are intended to present financial information about the parent and its subsidiary as a single entity। एक सिंगल एंटिटी में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनकी दे देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2001 के बाद ये जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है
या जिस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है उसके लिए ये कंपलसरी है बनाना। देन उसके बाद इसकी एडवांटेज क्या होती है, हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया, ए और बी दो कंपनी है, ए होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है, तो ए कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें एक कंपनी अपनी भी एसेट्स का ब्यौरा देगी और जो उसकी सब्सिडरी बी कंपनी है उसका भी ब्यौरा देगी। तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, यूनिफाइड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एक ही जगह से सारा का सारा मटेरियल हमें मिल जाएगा, मेंटेन होता है दोनों दोनों की, वैसे तो दोनों अलग मेंटेन करती हैं बट यदि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है एक सिंगल शीट्स के ऊपर उन दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चेक कर सकता है। एसर्टेन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज कंपनी, यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, यहाँ पे ये क्या कह रही हैं कि हमने 51% बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हमारी इनकम वहां से कितनी हुई, हमारी इनकम हम ये नहीं मानेंगे कि जो डिविडेंड दिया गया वही इनकम होगी, नहीं, जो उस कंपनी ने पूरे वर्ष के दौरान प्रॉफिट कमाया है, जो उसने रिवेन्यू प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से हम उस प्रॉफिट में से हिस्सा चेक करेंगे 51%, तो उसके बेस के ऊपर हम पता लगा पाएंगे कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और जो उसका रिवेन्यू प्रॉफिट है उसमें पार्ट देखेंगे जो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। कैलकुलेशन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, यदि हमने होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करनी है तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ही एक्यूरेट आएगी, अदरवाइज वो एक्यूरेट नहीं आएगी। नेट एसेट मेथड यदि हम यूज करने लगे तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही चाहिएगी। मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, होल्डिंग कंपनी की लिक्विडिटी और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों की हेल्प से ही हम पता कर पाएंगे। हमने होल्डिंग कंपनी की देख लिया जी, हमने होल्डिंग कंपनी की देख लिया, बट हमने तो इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी के ऊपर भी 51% राइट था। अब जो उस कंपनी में भी हमारी 51% हिस्सेदारी है, तो उसकी भी तो हमें चेक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिएगी। इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ होल्डिंग कंपनी की जो एफिशिएंसी है हम कहाँ से चेक कर पाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से ही हम चेक कर पाएंगे अलग अलग से। अब हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, सब्सिडरी कंपनी अच्छा नहीं कर रही, बट जो होल्डिंग कंपनी है उसके प्रॉफिट को सब्सिडरी कंपनी कम कर सकती है, सब्सिडरी कंपनी में यदि लॉस कम हुआ तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमने होल्डिंग कंपनी की देखनी है, तो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही चाहिए। एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अब एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी की हमें कहां से पता चलेगी, हम जो उसका जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, हमने जो बोला था माइनॉरिटी शेयर होल्डर 51 हमने खरीदा हुआ है, जो 49% बाहर के लोग हैं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हिसाब से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम उनके साथ बार्गेनिंग करके। अब उस कंपनी को होली ओन्ड कंपनी भी हम बना सकते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनके साथ बार्गेनिंग करके उनको पैसे की पेमेंट करके। लास्ट वन पॉइंट है हमारा आज का, डिसएडवांटेज। अब जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसकी डिसएडवांटेज क्या है, कंसीलमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्रीगेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स subsidiary may conceal important information from investor in case of company in the group differ in respect of business risk, profitability and growth potential। जो होल्डिंग कंपनी है इन्वेस्टर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा सकती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज वो कर सकते हैं, उसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क उसका रिस्क आने वाला क्या हो सकता है, उसके रिजर्व के बारे में भी इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में काफी वो गड़बड़ कर सकते हैं, जिससे उसके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। मिसलीड इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड भी कर सकती है इन्वेस्टर को।
if the activity of any subsidiary are dissimilar from the those of other company with the group। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से डायरेक्टर्स का यदि सीक्रेट रिजर्व बना रखे हों उन्होंने फ्रॉड करने के उद्देश्य से, या सब्सिडरी कंपनी को नुकसान करने के उद्देश्य से ऐसा कर रखा होगा, तो जो सी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो मिसलीड हो सकते हैं, उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या पता ना मिले। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कल से जो हमारा हम नेक्स्ट करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का हम परफॉर्मा करेंगे, और इसके रिगार्डिंग हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा सारा। बिल्कुल ये सिंपल सा है, आप लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग पढ़ लेना है, वो कौन से मेथड हैं जिसके दौरान हम दूसरी कंपनी के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसका करने के बेनिफिट क्या क्या हैं, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हैं क्या लॉस हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर में यही पॉइंट आएगा, यदि क्वेश्चन आया तो यही आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कल हम करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का परफॉर्मा करेंगे, कि कंसोलिडेटेड जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एज एट जो भी डेट होगी। तो वहां से हम इसका परफॉर्मा, इसके एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो जितने भी आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे होंगे वो इस परफॉर्मा के बेस पे ही चलेंगे, इसके अलावा इसी में पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे। इन सभी पॉइंट को हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।